बात करूंगी, संवाद करूंगी, कोई मेरा लेक्चर या कोई बात नहीं। और जिस तरह से भाई महेश जी ने क्रांतिकारियों के बारे में बताया, मैं वाकई बहुत अद्भुत हूँ। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। न जाने कितने रणबांकुरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनके बलिदान को याद करने के लिए सिर्फ एक दिन या एक साल या कुछ समय का महोत्सव कुछ नहीं करता है। हम सबको हर दिन समझना होगा, नई पीढ़ी को समझाना होगा, और जो कुछ भी उन्होंने करा है, जो कुछ भी किया है और जो उन्होंने अपने आचरण में अपनाया है, वो संस्कार हमको अपनी पीढ़ी को देना होगा। तभी हम अपनी 75वीं, 76वीं, 78वीं, 80वीं बना सकेंगे और हम कह सकेंगे कि हमने स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाई। ये मेरा अपना मंत्र है। मैं शहीदों को नमन करते हुए आपके सामने 4 पंक्तियां रख रही हूँ। वे न होते तो हमारा नाम भी होता कहाँ, वे न होते तो हमारा नाम भी होता कहाँ, वे न होते तो कब मानता सारा जहां, वे न होते तो भंवर में डूब जाती कश्तियाँ, वे न होते तो कहाँ सुलझती बुद्धियाँ, वे न होते तो अंधेरों का न हो पाता पतन, उन शहीदों को नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। देश को आज़ादी, जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो 2 स्तर पे मैं उसको देखती हूँ अपने शासनकाल में। एक तो वो थी जहाँ अंग्रेजों के साथ हमारे रणबांकुरे, हमारे क्रांतिकारी या हमारे आंदोलनकारी उनके साथ लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, लाठी खा रहे थे, गोली खा रहे थे और फांसी की सूली पे चढ़ रहे थे। साथ ही उन्हीं के जो साथ के लोग थे, जो उनकी सूचनाएं, उनके संदेशों को, उनके पत्रों को, उनकी गुप्त बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे थे, उन्हें आश्रय देते थे, खाना खिलाते थे। तो वो लोग, चाहे वो हमारे सामने नहीं आ पाए, उसमें महिलाएं भी थी, महिलाओं ने सिर्फ उनको खाना नहीं खिलाया, बल्कि बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो उनके पत्रों को, उनको संदेश को लेकर के चुपके रात में दूसरी जगह पहुंचाती थी, जिससे कि उनको सारी सूचनाएं मिले और अपना काम कर सके। तो ऐसे लोगों की जो हिस्सेदारी थी, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ और हम वो भी स्मरणीय हैं, वंदनीय हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। उस समय धर्म, लिंग, जात, अमीरी, गरीबी सभी को भूलकर सबका सिर्फ एक लक्ष्य था, भारत को आजाद करना है, माँ भारती को आजाद करना। और दूसरी तरफ वो रणबांकुरे, वो शब्द बांकुरे थे जो अपनी लेखनी से आंदोलन में जान डाल रहे थे, क्योंकि साहित्य में वह शक्ति है जो तोप और तलवारों में नहीं होती। साहित्य का मस्तिष्क, बुद्धि और हृदय से संपन्न एक सामाजिक प्राणी है। उसे जब समाज की विसंगतियां देखकर घुटन होती है, तो उसकी वेदना की अभिव्यक्ति उसकी रचनाओं में होती है। आपने देखा होगा, समाज का, तत्कालीन समाज की जो परिस्थितियां होती हैं, वो व्यक्ति के, चाहे लेखन में हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो उसका क्या कहते हैं काव्य हो या कहानी हो, उसमें परिलक्षित होता है। क्योंकि साहित्यकार जब समाज को देखता है और देख करके उसको वो विसंगतियां उसके अंदर बड़ी पीड़ा पैदा करती हैं, तो उसके शब्दों के द्वारा उसको प्रस्तुत करता है। इसीलिए भक्तिकालीन समय में आप देखिए भक्ति से बड़ी रचनाएं हुई, रीतिकाल में जाइए तो श्रृंगारिक रचनाएं ज़्यादा हुई हैं, और आधुनिक काल में जाइए तो आप देखिए देश प्रेम की रचनाएं ज़्यादा हुई हैं। मैं तो साहित्यकार को छायाकार और चित्रकार मानती हूँ। समाज यदि शरीर है तो साहित्य आत्मा, और साहित्यकार उसकी संवेदना है, अनुभूति है। तत्कालीन समाज की गतिविधियों और हलचल से प्रेरणा ग्रहण करने के बाद वो रचना करता है और साहित्य को सामने रखता है। साहित्य समाज का दर्पण है। ये बहुत सिंपल सा शब्द है, वाक्य है। इसका अभिप्राय ये है कि साहित्य समाज का न केवल चित्र है, बल्कि साहित्यकार का समाज के प्रति दायित्व बोध है। दर्पण कहने का, कि दर्पण में क्या दिखेगा, जैसे हम होंगे, और जो हमारा साहित्य है उसमें वो क्या दिखेगा,
जो हमने लिखा है। और अगर हमारी लिखावट, हमारा लेखन किसी भावना के वशीभूत होकर के लिखा जाता है तो वो साहित्य नहीं कहलाता। जो सबका हित करे वो साहित्य है। साहित्य क्या है? सत हित, सबका हित करने वाला साहित्य है। तो जब जब देश मायूस हुआ, हमारे रणवाकुड़े परास्त हुए या उनका मन दुखी हुआ, तब तब स्वतंत्रता की मशाल में ऊर्जा देने के लिए हमारे साहित्यकारों ने रचनाएं करी, सामने लाए और उससे उनको प्रेरणा मिली। आजादी की लड़ाई में केवल क्रांतिकारियों ने नहीं योगदान दिया, बल्कि साहित्यकार, जैसा कि बताया, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतिहासकारों ने उनके इस योगदान को अनदेखा कर दिया। अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की दंगे में हत्या हुई, इसका जिक्र तो सबने किया, पर ताराचंद या विपिन चंद जैसे इतिहासकारों ने राहुल सांकराकन, बालकृष्ण शर्मा, पंडित बेचैन चंद शर्मा उग्र, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल फणीश्वर नाथ रेणु, रामकृष्ण बेनीपुरी, बनारसी प्रसाद भोजपुरी, जगदम्बा प्रसाद आदि के जेल जाने की कथा और आजादी में उनके योगदान की चर्चा किसी ने नहीं की। उनकी कविताओं को पढ़ा, उनकी कविताओं को सामने लाए, लेकिन क्या क्या उन्होंने उस कविताओं को कहाँ लिखा, कैसे लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा, ये आज तक कोई सामने लाने का कोशिश नहीं कर पाया। कुछ की तो जीवनी भी हमको पूरी तरह से नहीं मिलती है। आज भी उनके विषय में शोध नहीं कराया जाता है। कुछ लोग हैं, कुछ हैं जिनके बारे में बार बार रिसर्च होती है हिंदी में, साहित्य में, और जो ऐसे हैं, शोध का मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो उपलब्ध नहीं है उसको खोजो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है, इसकी मुझे खुशी है। आज कितनों को मालूम है कि माधवराव सप्रे पहले व्यक्ति थे जिन पर 1905 में राजद्रोह का मुकदमा चला। माखनलाल चतुर्वेदी जी 12 बार जेल गए। उनकी पुष्टि अभिलाषा, आज जैसे सर ने बताया, आज भी नई पीढ़ी को प्रेरणा देती है, एक जोश भरती है। और आपको पता होगा कि यशपाल जी की शादी भी बरेली जेल में हुई थी। यह भारतीय जेल की सबसे रोचक घटना है। सुभद्रा कुमारी चौहान 17 साल की उम्र में जेल गई थी पहली बार। नवीन जी ने भगत सिंह को जेल में उर्दू और हिंदी सिखाई थी। ये चीजें हमारे आज के पीढ़ी के बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि हमने उनको बताने का प्रयास नहीं किया। हमें इन तथ्यों को साथ बनाना है। 1857 से स्वतंत्रता प्राप्ति की तक क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों के साथ साथ लेखकों और कवियों का भी बहुत योगदान है। प्रेमचंद ने रंगभूमि, कर्मभूमि, भाटेंदु जी का नाटक भारत दर्शन, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिलीशरण गुप्त, गोपाल दास, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद इकबाल आदि ने कितने रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी लेखनी रूपी तलवार से अंग्रेजों की जड़ों को काटने का प्रयास किया और भारत के रणबांकुओं के आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा दी। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान। ये शब्द, ऐसे शब्द रखे कि जिनको सुनते ही लोग जोश से पढ़ जाते। गुप्त जी ने स्वर्णिम का अतीत की याद दिलाते हुए वर्तमान और भविष्य को सुधारने के लिए भी अपनी रचनाएं की हैं। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे मिलकर ये समस्याएं सभी। वहीं सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा, हो जहां अपनी शीश अग्रित एक शर्मिला मिला। क्या सुंदर पंक्ति है, इसको सुनकर के अपने आप जोश आ जाता है। और जैसे बताया कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने उनका बुंदेलो हरबेलो के सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने घटितानी थी, पूरे भारत में भी फिर से आई नई जवानी। गोपाल दास व्यास जी ने कहा है, आजादी के चरणों में जो जयमाला जाएगी, सुनो
तुम्हारे शीशों से गूंथी जाएगी। क्या वर्णन किया, क्या बिंब दिया है। इसको देख करके मैं सोचती हूँ जो मर चुका है उसके अंदर भी जान आ जाए। ऐसे शब्दों को हमारे कवियों ने, हमारे लेखकों ने प्रस्तुत किया है। श्याम नारायण पांडे जी ने, आप सोचिए, महाराणा प्रताप के चेतक एक घोड़े के माध्यम से उन्होंने हम लोग के अंदर, जो वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, उनके अंदर एक जोश भरा। रणबीर चौक भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से बढ़ गया हवा का पारा। यानी एक घोड़े को बिंब दिला के, एक घोड़े को सामने रख करके उन्होंने ऐसी कविता लिखी। क्योंकि जब घोड़ा इतना हमारा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों पीछे रहें। जोश लोगों में भर गया। जयशंकर प्रसाद ने अरुण ये मधुमेह देश हमारा, सुमित्रानंद पल ने ज्योति भूमि जय भारत देश, और इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो आज घर घर गली गली और हर जो हमारा पर्व होते हैं हर उसमें उसको बजाते हैं। इन्होंने ऐसे गाने लिख करके देश में क्रांति की लौ जाए। बाल कृष्ण शर्मा ने विप्लव दौर में लिखा, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर को जाए, प्रलंकारी की आंख खुल जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। यह लिखकर उन्होंने नई चेतना का संचार किया। क्रांतिवीरों ने जब अपने जीवन का बलिदान किया, न जाने कितनी लाशें जमी पर बिछ गई। यह देश आजादी के लिए, देश के लिए लड़ते रहे, पीछे नहीं हटे। और तब उसका मार्मिक वर्णन करते हुए कवि उर्वशी ने लिखा, धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब धोए गए हैं। पांव के बल मत चलो अपमान होगा, पांव के बल मत चलो अपमान होगा, सर शहीदों के यहाँ बोए हुए हैं, सर शहीदों के यहाँ बोए हुए हैं। इस तरह की मार्मिक लेकिन देशभक्ति का जज्बा जगाने वाली कविताओं ने हमारी आजादी की लड़ाई को स्थायित्व दिया, आधार दिया, प्राण फूके। अब हम आते जब ऐसा नहीं कि सिर्फ कविताओं के माध्यम से, बल्कि कहानियों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से भी हमारे देश के साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने हमारे रणमार्गों को ऊर्जा प्रदान की। प्रेमचंद की जब सोजे वतन अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर ली, उनकी कई रचनाओं को जला दिया, परंतु प्रेमचंद ने इस बात की परवाह नहीं की और लिखते रहे। उन पर कई तरह के दबाव डाले गए और नवाब राय की अनुमति से उनको डराया धमकाया भी गया, पर उनकी लेखनी नहीं रुकी, बल्कि और प्रखर होकर आंदोलन में विस्फोटक का काम करती है। अब उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी थी, मैं विद्रोही हूँ जग में विद्रोह कराने आया हूँ, मैं विद्रोही हूँ जग में विद्रोह कराने आया हूँ, क्रांति क्रांति का सरल स्वाद राग सुनाने आया हूँ, मैं विद्रोही हूँ। कवि नीरज, उनका राष्ट्रप्रेम कितना उत्साह से भरा था। देखना है जुल्म की रफ्तार बढ़ती है कहाँ तक, देखना है जुल्म की रफ्तार बढ़ती है कहाँ तक, देखना है बम की बौछार बढ़ती है कहाँ तक। मत डरो, आगे बढ़ो, देखना है क्या करेंगे ये हमें कब तक कहाँ तक। इस तरह से हर कवि ने अपने शब्दों से, अपने भावों से, अपने लेखनी के द्वारा हमारे देश के रणमार्गों को एक ऊर्जा दी। शिव मंगल सिंह सुमन, बद्रीनारायण चौधरी, सियाराम शंकर अज्ञे जैसे अगणित कवियों ने अपनी शब्द संपदा से माँ भारती को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया। जंगी आजादी में अपनी विशिष्ट भूमिका रखने वाले रचनाकारों की बहुत लंबी फेहरिस्त है। हर क्षेत्र की, हर क्षेत्र, हर राज्य के भाषा अलग अलग भाषा है और उनके रचनाकारों ने भारत के रणमार्गों को अपनी अपनी भाषा में कुछ न कुछ लिख करके दिया। माइकल मधुसूदन ने बंगाली में, नरमद ने गुजराती में, भारती ने तमिल में, चिपलुनकर ने मराठी में और गुमानी कवि ने कुमाऊनी में और अनेक अन्य भाषाओं के कवियों ने देश प्रेम से भरपूर कविताएं लिखी। जहाँ दिनकर जी ने वीरों के स्वागत में कहा, कलम आज उनकी जय बोल, एक व्यक्ति की अस्थि जलती थी,
उससे जो चिंगारी निकलती थी, उससे बहुत से वीर, बहुत से रणबांकुरे, बहुत से क्रांतिकारी, आंदोलनकारी पैदा होते थे। श्यामलाल गुप्त की पंक्तियां, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ठंडा ऊंचा है, जो आज भी जीवित है, आज भी हमारा प्राण है, हमारे देश की शान है। इस तरह से गीत की प्रेरणा से आंदोलनकारियों ने बहुत सारी ऊर्जा हमारे लोगों को दिया। हमारा भारत देश अमन और शांति का पुजारी है। हम लोग युद्ध नहीं चाहते, हम शांति के प्रतीक हैं। हमने जहाँ अमन चैन की बात की, लेकिन आप कमजोर न समझना, वही हम दुश्मन को अगर हमें वो दुश्मन आंख दिखाता है तो उसका जवाब देना भी जानती है। इस तरह की रचनाएं भी लिखी हैं जो मुर्दों में जान डाल देती हैं। नापाक कदम उसके धरती से मिटा देंगे, नापाक कदम उसके धरती से मिटा देंगे, देखा जो कभी उसने हस्ती को मिटा देंगे। अब भारत के चमन पर निगाहें मत कराना, अब भारत के चमन पर निगाहें मत कराना, इस बार कभी देखा तो बम उड़ा देंगे, तो बम उड़ा देंगे। बकिंघम चटर्जी का जो वंदे मातरम है वो तो भारत का राष्ट्रगान ही बन गया, राष्ट्रगीत बन गया है। वंदे मातरम की ध्वनि से अंग्रेज बहुत घबराते थे, क्योंकि जैसे ही कहीं पर गाया जाता था या इसकी आवाज आती थी तो उन्हें लगता था क्रांति शुरू हुई, क्रांतिकारी आ गए। बच्चे भी गाते थे, महिलाएं भी गाती थी, तो बहुत डर जाते, इसलिए उन्होंने बैन भी किया था। बहुत से और भी रचनाओं पर उन्होंने बैन लगाया ताकि क्रांति की आवाज समाप्त हो जाए, लेकिन वो क्रांति को नहीं बुझा सके। आज हमारा भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी महान परंपराओं को दबाने का प्रयास किया गया था। आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। ऐसे में साहित्यकारों का दायित्व है कि वह चाटुकारिता से दूर हटकर सत्ता लोगों पर देश के गद्दारों के विरुद्ध लिखकर एक जन क्रांति उत्पन्न करे, जिसे सुनकर फिर से देशभक्त, राष्ट्रभक्त पैदा हो सके। आज के रचनाकारों का दायित्व ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पहले हम सिर्फ अंग्रेजों से लड़े थे जो विदेशी थे, और तब हम सब एक थे। लेकिन आज हमको अपने से लड़ना पड़ रहा है, आज हमको अपने से लड़ना पड़ा है। और अपने बन के कैसे करते हैं, इसकी मैं आपको चाल देती हूँ। किसी की बांसुरी में स्वर किसी का दर्द होता है, किसी की बांसुरी में दर्द किसी का स्वर होता है, जो किस्सा खुद पे गुजरे बड़ा बेदर्द होता है। नहीं आता कोई आकाश से जख्म देने को, नहीं आता कोई आकाश से जख्म देने को, जो खंजर मारता तुझको तेरा हमदर्द होता है, तेरा हमदर्द। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज हमारी दायित्व ज्यादा है, क्योंकि हमें अपनों से लड़ना है। जो आज़ादी हमें बहुत प्रयासों से मिली है, उसे न खोने दें। देश में सुव्यवस्था लाने के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए और जन जागरण के लिए अपनी लेखी चलाएं, न कि किसी चाटुकारिता के लिए। देश को राजनीतिक आजादी भले ही मिल गई है और नेताओं को लगता है कि हमारा स्वप्न पूरा हो गया है, पर हिंदी लेखकों ने जो सपना देखा था वो अभी भी अधूरा है। आज के हमारे रचनाकारों का दायित्व है कि वो देश के बारे में सोचें और उस परंपरा को जीवित रखें जो मैथिली शरण गुप्त की परंपरा है, जो प्रेमचंद की परंपरा है, जो अज्ञेय की परंपरा है। यह स्मरण रखें कि यहाँ वाल्मीकि तब मिलता है जब राम इस योग्य होता है कि कोई उस पर बेबाकी से लेखनी चला सके। कहने का तात्पर्य है कि आप ऐसा लिखें कि दरबार आपकी शरण में आए, आप ऐसा लिखें कि दरबार आपकी शरण में आए, ना कि आप दरबार को ढूंढकर दरबार की शरण में जाए। शब्द ब्रह्म होते हैं और रचनाकार शब्दों के माध्यम से ब्रह्म का एकाकार करता है। इसलिए रचनाकार को किसी मोह या लालच के वशीभूत होकर रचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि राष्ट्र के जागरण, राष्ट्रोत्थान के लिए, राष्ट्र के उद्धार के लिए लिखना चाहिए। तभी उसकी लेखनी का यह धर्म पूरा होगा। एकमात्र विकल्प राष्ट्र होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। तभी वह शब्दों के साथ न्याय कर सकते हैं। अनुरागी इस शब्दों के साथ अनुरागी संस्था और भाषा संस्थान ने जो सुंदर आयोजन करके विगत को आगत से जोड़ने का कार्य किया है, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। इस अमृत अवसर पर बुलाकर मुझे कुछ अमृत पिला करके आपने जो मेरे साथ
सहृदय का परिचय दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटे में मैं बहुत ज़्यादा इतने बड़े विद्वानों के बीच में मेरा ऐसा कुछ हो नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने क्लास में कोई त्रुटि हो गई होगी तो उसे आप माफ करेंगे। धन्यवाद। वंदे